राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका राजस्थान हिस्ट्री के इस लेक्चर में। और राजस्थान हिस्ट्री के इस लेक्चर में अपन जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में, है ना, कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में किन किन छावनियों में प्रमुख विद्रोह होते हैं, है ना, कितनी छावनियाँ हैं, कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में अपने को जानना है, समझना है और जिनसे क्वेश्चन सीधे उठते हैं, है ना। तो उनके बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। ध्यान से समझिएगा इस लेक्चर को। क्या है लेक्चर है अपना राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित 1857 की क्रांति, है ना। तो ध्यान से सुनते चलिए। देखो, जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, है ना, तो उससे पहले का अपने को थोड़ा बेसिक से समझना पड़ेगा कि राजस्थान में उस समय क्या कंडीशन थी, है ना। देखो, राजस्थान में एक्चुअली में अंग्रेज़ों का शासन कभी रहा ही नहीं, है ना। वहाँ पर राजा महाराजाओं का शुरू से ही और अंत तक वहाँ शासन रहा। लेकिन जो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर डायरेक्ट शासन ना करके राजा महाराजाओं से संधि की। संधि के माध्यम से उन्होंने एक पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित किया और इन क्षेत्र पर जो राजपूताना क्षेत्र, जिसे हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, बोला कि इस पर कंट्रोल करने के लिए एक अलग से रेजिडेंसी स्थापित की, है ना, जिसे हम क्या नाम देते हैं, राजपूताना रेजिडेंसी, है ना, क्या बोलते हैं, रेजिडेंसी ऑफ राजपूताना। क्या नाम है, रेजिडेंसी ऑफ राजपूताना, है ना। इसकी स्थापना होती है ना। इसकी स्थापना कब, 1818 में इसकी स्थापना होती है। दिल्ली में पहले इसका मुख्यालय बनाया गया, है ना। कहाँ, दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया पहले। और इसके जो पहले रेजिडेंट थे, उनका क्या नाम था, डेविड ऑक्टर लोनी। क्या नाम है, डेविड ऑक्टर लोनी, है ना। क्या नाम है, डेविड ऑक्टर लोनी, है ना। क्या नाम है, डेविड ऑक्टर लोनी। तो एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो रेजिडेंसी और राजपूताना है उसके जो प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए कौन से, डेविड ऑक्टर लोनी, है ना। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद ये जो रेजिडेंसी है ना, इसको अजमेर स्थापित कर दिया, है ना, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि भाई राजस्थान में यदि कहीं पर प्रमुख सेंटर बनाया अंग्रेज़ों ने तो अजमेर को बनाया। यूनियन टेरिटरी हुआ करता था उस समय, है ना। तो अजमेर में ये जो रेजिडेंसी ऑफ राजपूताना है इसको यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया। और बाद में जो ये रेजिडेंट था इसको अपन एक अलग नाम से जानने लगे, किससे, AGG, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, है ना। देखो, गवर्नर जनरल तो पूरे भारत का एक हुआ करता था, है ना, लेकिन जो भारत एक बड़ी भूमि है तो उसको छोटे छोटे रेजिडेंसियों में बांट दिया। तो रेजिडेंसी का जो प्रमुख हुआ करता था उसे AGG बोलते थे, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, है ना। और भारत के जो राजस्थान के प्रथम AGG थे, कौन थे, उनका नाम है अब्राहम लॉकेट। क्या नाम है, अब्राहम लॉकेट। क्या नाम है, अब्राहम लॉकेट, है ना। अब्राहम लॉकेट जो भारत के प्रथम AGG हैं, फर्स्ट, है ना। और जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के AGG कौन थे, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। क्या नाम है, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, है ना। अब देखो, ये जो तीन नाम है ना, ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा, कि भाई रेजिडेंसी ऑफ राजपूताना, उसके फर्स्ट जो अध्यक्ष कौन है, प्रमुख थे, डेविड ऑक्टर लोनी। प्रथम AGG कौन थे, राजस्थान के अब्राहम लॉकेट। और 1857 की क्रांति के दौरान कौन थे, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, है ना। ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अब अपन जानते हैं, देखो, जब आपको पता है भाई 1857 की क्रांति का जब शुरुआत होती है तो बैरकपुर की छावनी से स्टार्ट होती है। बैरकपुर की छावनी कहाँ पे, कोलकाता में है। तो उस समय वहाँ पर एक प्रमुख सैनिक हुआ करते थे, कौन, मंगल पांडे, है ना। तो 30 मार्च को उन्होंने वो विद्रोह स्टार्ट किया वहाँ पर। और एक तात्कालिक कारण आप सबको पता है कि भाई पहले एक राइफल हुआ करती थी, कौन, ब्राउन ब्रेस। क्या नाम है, ब्राउन ब्रेस, है ना। ब्राउन ब्रेस, है ना। ये उस समय एक राइफल हुआ करती थी। इस राइफल की जगह एक दूसरी राइफल स्थानांतरित की, इसकी जगह दूसरी लेकर आए अंग्रेज, कौन सी, एनफील्ड राइफल। कौन सी, एनफील्ड राइफल, है ना। अब ये जो राइफल है, दरअसल इसकी जो कॉक होती थी, ऊपर की जो ढक्कन होता था, वो दरअसल गाय और सुअर की चर्बी से बनता था, है ना। अब जो ब्रिटिश सैनिक थे उसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी, जो सबसे ज़्यादा सैनिक थे, वो या तो हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे। अब गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और मुस्लिम धर्म में उसको, सुअर को अपवित्र माना जाता है ना। सुअर को पवित्र नहीं, अपवित्र माना जाता है ना। तो ये दोनों ही धर्म के लिए उनको मतलब ऐसा लगा कि यार धर्म भ्रष्ट करने वाला काम है। तो सबसे पहले जो मंगल पांडे हैं बैरकपुर की छावनी में, है ना, ये विद्रोह कर देते हैं 30 मार्च 1857 को विद्रोह करते हैं। और 8 दिन बाद इनको फांसी दे दी जाती है, 8 अप्रैल को, है ना, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। तो ये पहले शहीद हुए 1857 की क्रांति के दौरान, है। अब यहाँ से एक मुहिम स्टार्ट हो गई, क्या, क्रांति की, है ना। और ये क्रांति को पूरा एक व्यवस्थित ढंग से ब्यौरा तैयार किया गया है कि यार कब अपन क्रांति करेंगे अलग अलग छावनियों में। और ये जो क्रांति थी बेसिकली जो उत्तर भारत है ना,
वहीं पर फैली, है ना। जो दक्षिण भारत में इतना इसका प्रभाव देखने को मिलता नहीं है अपने को, है ना। अब जब ये 1857 की क्रांति स्टार्ट, अब प्रॉपर ढंग से कहाँ से स्टार्ट होती है, मेरठ की छावनी से। कहाँ से, मेरठ की छावनी से ना, मेरठ की छावनी से। मेरठ कहाँ पर है, यूपी में, है ना। तो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से 1857 की क्रांति स्टार्ट हो जाती है ऑफिशियली, है ना। अब यहाँ से, और इसके यदि अपन बात करें क्या सूचक क्या थे ना, इसके सूचक क्या थे, चिन्ह क्या थे, तो एक तो था कमल का फूल, क्या है, कमल का फूल, और एक थी रोटी, है ना। कमल का फूल और रोटी, है ना। ये दोनों ही चिन्ह रखे गए इस क्रांति के, ये दोनों है ना इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चनों में पूछे गए। ठीक है, अब देखो जब 10 मई 1857 को क्रांति स्टार्ट हो गई पूरे देश में, तो राजस्थान के जो एजीजी थे, कौन, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, है ना, उनके दिमाग में ये चीज़, उनको पता लग गया था कि भाई देश में क्या है, एक सैनिक विद्रोह हुआ है। अब राजस्थान में ये सैनिक विद्रोह ना हो, इससे बचने के लिए उन्होंने क्या है कि जो पूरी रणनीति बनाई। और इसलिए देखो, अब जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में उस समय 6 प्रमुख अपनी छावनियाँ थी, है ना। 6 प्रमुख छावनियाँ थी, कौन कौन सी थी, एक तो थी नसीराबाद, कौन सी, नसीराबाद, कौन सी थी, नसीराबाद, है ना, नसीराबाद थी, है ना। एक थी ब्यावर, कौन सी, ब्यावर थी, ब्यावर थी। देवली, क्या नाम है, देवली, देवली। नीमच, क्या नाम है, नीमच, है ना। खैरवाड़ा, क्या नाम है, खैरवाड़ा, क्या नाम है, खैरवाड़ा। और एक है एरनपुरा, कौन सी है, एरनपुरा, कौन सी है, एरनपुरा, है ना। तो ये 6 छावनियाँ थी राजस्थान में उस समय, नसीराबाद, ब्यावर, देवली, नीमच, खैरवाड़ा और एरनपुरा। नसीराबाद जो छावनी थी ये राजस्थान की सबसे प्राचीन छावनी है और सबसे बड़ी छावनी थी उस समय ना, कौन सी, नसीराबाद। ये जो दोनों थी ये कहाँ पर थी, टोंक में, ये कहाँ पर थी, अजमेर में, कहाँ पर थी, अजमेर में, अजमेर में थी ये दोनों, नसीराबाद और ब्यावर। देवली टोंक में थी, देवली टोंक में थी। नीमच राजस्थान से बाहर थी, है ना, जो मेवाड़ वाला क्षेत्र था उस पर नियंत्रण रखती थी, है। तो ये राजस्थान से बाहर थी, एकमात्र छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी, है ना। खैरवाड़ा कहाँ पर, उदयपुर में, खैरवाड़ा कहाँ पर, उदयपुर में। और जो एरनपुरा ये कहाँ पर है, पाली में, ये कहाँ पर है, पाली में, है ना। अब देखो ये जो नसीराबाद छावनी है, इसमें उस समय कौन कौन से सैनिक थे ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर 2 नेटिव इन्फेंट्री थी, एक तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या होते हैं, जो पैदल सैनिक होते हैं ना उनको इन्फेंट्री बोलते हैं। एक तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, है ना। ये जो 2 टुकड़ियों के सैनिक हैं वो नसीराबाद की छावनी में उस समय हुआ करते थे, है ना। और जो ब्यावर है इसमें जो मेर रेजिमेंट है ना, मेर रेजिमेंट है ना, उसके लिए ये जो ब्यावर जो छावनी थी ये बनाई गई थी मेर रेजिमेंट के लिए। देवली टोंक की बात करें तो कोटा कंटिंजेंट, है ना, कोटा कंटिंजेंट, है ना, इसके लिए ये देवली जो छावनी बनाई गई थी टोंक में, है ना, ये बनाई गई। नीमच में देखो एक तो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, कौन सी, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री तो नसीराबाद में, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ पर थी, नीमच में थी। इसके साथ साथ ही कोटा कंटिंजेंट के भी कुछ सैनिक यहाँ पर थे। खैरवाड़ा की बात करें तो खैरवाड़ा में मेवाड़ भीलपुर, कौन सी, मेवाड़ भीलपुर, इसके लिए भी बनाई गई थी अलग से, मेवाड़ भीलपुर, है ना। तो मेवाड़ जो भीलपुर, ये जो सैनिक थे इनके लिए अलग से छावनी बनाई गई थी, कौन सी, खैराबाद, है ना, कौन सी, खैराबाद, है। अच्छा, इसके बाद यदि अपन बात करें एरनपुरा की, तो एरनपुरा में जोधपुर लीजियन, क्या है, जोधपुर लीजियन, क्या है, जोधपुर लीजियन, है ना। इन सैनिकों के लिए एरनपुरा पाली में एक अलग से छावनी बनाई गई थी ना। तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, कौन सी छावनी में कौन से सैनिक थे, कहाँ पर ये छावनी है, 6 क्वेश्चन आते हैं इनसे ना। अब देखो इसमें जो ब्यावर जो अपनी छावनी है और खैरवाड़ा जो अपनी जो छावनी है, इन दोनों में 1857 की क्रांति नहीं होती है ना। ब्यावर में और खैरवाड़ा में 1857 की क्रांति नहीं होती है। बाकी जो 4 अपनी जो छावनियाँ हैं इनमें क्रांति होती है। अब ये क्रांति किस तरीके से होती है ये चीज़ अपने को समझनी है ना। अब देखो यदि हम राजस्थान में 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो सबसे पहले जो राजस्थान में क्रांति हुई नसीराबाद की छावनी से हुई है ना। जैसा कि हमको पता भाई पहले से ही एक सैनिक विद्रोह था, तो जो छावनियाँ हैं वही प्रमुख केंद्र रही इनकी, है ना, जितने भी अपन देखते हैं। और देखो बेसिकली जो 1857 की क्रांति था उसका असफल होने का कारण यही था क्योंकि कोई एक तो जो किसान हो गए, जो और समाज के वर्ग हो गए, उनका सपोर्ट नहीं मिला, है ना। केवल सैनिक तो देश को आज़ाद करा नहीं सकते ना, है ना। कोई किसान हो गए, स्टूडेंट हो गए, महिलाएं हो गई और समाज सेवी वर्ग हो गए, उनका साथ होना जरूरी था,
एक कोई प्रमुख लीडर नहीं मिला अपने को, है ना। तो ये सारी कारण थे जो 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अपन कहते हैं। अब देखो 1857 की क्रांति की बात करते हैं अपन राजस्थान में, तो जो राजस्थान में यदि 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो नसीराबाद से क्रांति की स्टार्ट होती है ना। अब ये क्रांति कब स्टार्ट हुई? ये क्रांति होती है 18 मई 1857 को स्टार्ट होती है ना। अब ये किस तरीके से स्टार्ट होती है ये चीज़ आपको समझनी है। देखो अजमेर में ये छावनी हुआ करती थी। अजमेर में एक दुर्ग है, कौन सा? मैगजीन दुर्ग। उस मैगजीन दुर्ग में एक शस्त्रागार है, शस्त्रागार जहाँ पर गोला बारूद असला वगैरह रखा रहता है ना। अब ये जो शस्त्रागार था, इसकी रक्षा के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी वो यहाँ पर सुरक्षा दे रही थी, पहरा दे रही थी, है ना। अब कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, उनको लगा कि यार ये जो 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है, इसके कुछ सैनिक है ना कुछ संदेशपद है, ये कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं ना। अगर इन्होंने कुछ ऐसा विद्रोह वगैरह कर दिया तो ये जो शस्त्रागार की जिसकी सुरक्षा कर रहे हैं उस पर तो ये अधिकार कर लेंगे, फिर तो ये हमारे लिए बहुत साइड इफेक्ट हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। तो फिर क्या किया जाए? बोला कि ये जो 15 नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं इनको यहाँ से हटाओ। इनको यहाँ से हटाया गया, है ना, और इन पर नज़र रखने के लिए एक अलग से टुकड़ी लगा दी गई, है ना। देखो इन पर टुकड़ी लगा दी गई है ना, भाई देखो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। और जो शस्त्रागार था उसकी सुरक्षा के लिए एक तो ब्यावर से कुछ अपने सैनिक बुला लिए, मीर रेजिमेंट से, और जोधपुर की जो सेना थी उसको बुला लिया भाई शस्त्रागार की ना। अब ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक भेजे थे संदेह के आधार पर कि ये कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, यही चीज़ इन सैनिकों को चुभ गई कि यार अपन इतनी लॉयल्टी के साथ, अपन इतनी ईमानदारी की, इतनी वफादारी के साथ अपन काम कर रहे हैं, है ना, अंग्रेज़ों के साथ इतनी वफादारी निभा रहे हैं, और ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इतना क्रूशियल व्यवहार अपने साथ कर रहे हैं। तो बोला कि ये सही नहीं है ना। तो उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगी और वहीं से इस चीज़ का जन्म होता किसी क्रांति का, है ना। तो जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी वो ना, उसको लीड करते हैं कौन? बख्तावर सिंह। क्या नाम है? बख्तावर सिंह, है ना। बख्तावर सिंह प्रमुख नाम आता है। इनकी लीडरशिप में, इनके अध्यक्षता में जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है वो 1857 की क्रांति को प्रारंभ कर देती है। यहाँ से 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है ना। प्रारंभ होके फिर जो, अब देखो 5 अपने प्रमुख अंग्रेज अधिकारी थे जिनके नाम आते हैं ना। उन अंग्रेज अधिकारियों के नाम आपको याद रखने। कौन सा था? पहला था स्पॉटिसवुड। कौन था? स्पॉटिसवुड, है ना। क्या नाम है? स्पॉटिसवुड न्यूबेरी, क्या न्यूबेरी है, क्या है? न्यूबेरी है, हार्डी है, क्या नाम है? हार्डी है, लॉकी है और पेनी है, कर्नल पेनी, है ना। ये 5 प्रमुख अपने जो वहाँ के अधिकारी थे नसीराबाद के, है ना। देखो ये जो है स्पॉटिसवुड और न्यूबेरी, इनको तो वहीं मार दिया। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे इनको तो वहीं मार दिया। हार्डी और लॉकी इन दोनों को घायल कर दिया, है ना। इन पर अटैक किए गए थे, ये दोनों घायल हो गए। और ये जो है कर्नल पेनी, ये यहाँ से भाग गया था, लेकिन भाग तो गया, लेकिन भाई को साइड इफेक्ट, वो सेटबैक बैठ गया कि यार ऐसे कैसे हो गए, तो ये क्या है, हार्ट अटैक से मर गया बाद में, है ना। तो ये 5 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, ये नाम कई बार पूछे गए, ठीक है। बख्तावर सिंह की अध्यक्षता में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री क्या है अपना जो 1857 की क्रांति का आगाज़ कर देती है। उसके बाद देखो 30 मई को 2 दिन बाद ही जो यहाँ पर एक और रेजिमेंट है, कौन सी? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, है ना, वो भी इनके साथ जुड़ जाती है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ जुड़ जाती है। अब ये दोनों सैनिक ही, दोनों जो टुकड़ियां हैं ये मिलकर नसीराबाद की छावनी को पूरी तरीके से लूट लेती हैं। जैसा कि मैंने बताया भाई, जो नसीराबाद की छावनी थी सबसे बड़ी छावनी है राजस्थान की, है ना, उसको लूट लेते हैं और यहाँ से फिर ये दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं ना। और एक बहुत शानदार एक अंग्रेज अधिकारी थे, कौन? प्रीचयार्ड हैं, प्रीचयार्ड, क्या नाम है? प्रीचयार्ड, है ना। तो उन्होंने अपनी पुस्तक थी उनकी, द म्यूनिटीज ऑफ राजस्थान, उस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि अगर ये जो सैनिक हैं ये दिल्ली ना जा कर के अगर अजमेर गए होते तो 1857 की क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता, है ना। अब ये इसको अपन गलती मान लें या कुछ भी मान लें, है ना, अब शायद यही कारण होगा कि जो हमारा एक लीडर नहीं था ढंग का, इसलिए अपन इस काम को नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सेटबैक था, ठीक है। तो ये नसीराबाद की छावनी से स्टार्ट होती है, ये इस तरीके से होती है ना, ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं नीमच की छावनी, है ना। नीमच की छावनी में किस तरीके से जो 1857 की क्रांति का आगाज़ होता है ना, किसमें? नीमच, क्या नाम है? नीमच। दूसरी कौन सी प्रमुख छावनी है अपनी? नीमच, है ना। नीमच छावनी के बारे में बताया, राजस्थान के बाहर एकमात्र छावनी थी, मेवाड़ वाला जो क्षेत्र था उस पर कंट्रोल करती थी, है ना। अब देखो नीमच छावनी का, और यहाँ पर जो प्रमुख अंग्रेज अधिकारी था उसका क्या नाम था? एबॉट, क्या नाम है? एबॉट, क्या नाम है? एबॉट, है ना। अब ये जो व्यक्ति था
इस व्यक्ति को भी लग गया था कि यार नसीराबाद में तो स्टार्ट हो गई है, यहाँ स्टार्ट ना हो जाए, इसलिए ये क्या करता है कि सभी सैनिकों को बुलाता है ये गार्डन में और बिठा के वो शपथ दिलवाता है, इनको ओथ दिलवाता है कि भाई तुम कसम खाओ, तुम शपथ लो कि तुम विद्रोह नहीं करेंगे। इसी में एक व्यक्ति होता है ना, और वो अवध का होता है, अवध का हालांकि, लेकिन वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहा होता है। उसका नाम होता है कौन सा, मोहम्मद अली बेग। क्या नाम है, मोहम्मद अली बेग। क्या नाम है, मोहम्मद अली बेग, है ना। ये जो व्यक्ति है ये मना कर देता है इस चीज़ को, भाई मैं शपथ नहीं लूँगा, है ना। ये कब की घटना है, ये 2 जून की घटना है ना, कब की, 2 जून की घटना है। 2 जून को ये मना कर देता है, भाई मैं शपथ नहीं लूँगा। अगले ही दिन 3 जून को है ना, हीरा सिंह के नेतृत्व में, किसमें, हीरा सिंह के नेतृत्व में, हीरा सिंह के नेतृत्व में जो यहाँ पर जो सैनिक थे वो विद्रोह कर देते हैं ना। 1857 में क्रांति का आगाज़ हो जाता है नीमच की छावनी में, हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह होता है पूरी जो उसको, है ना। अब यहाँ पर देखो एक, है ना, एक 40 अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, 40 वो यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से भाग गए, उन्होंने लग गया कि यार यहाँ तो विद्रोह हो गया, ये तो मार देंगे अपने को। यहाँ से ये भाग जाते हैं और चित्तौड़गढ़ में एक गांव है, कौन सा, डूंगला गांव, है ना, डूंगला गांव, वहाँ ही चले जाते हैं, वहाँ ये शरण ले लेते हैं। फिर यहाँ से निकल कर के ये मेवाड़ में एक, उस समय पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे मेवाड़ के, है ना, मेवाड़ के उस समय पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, है ना। तो वो क्या है, इन अधिकारियों को, ये जो 40 अधिकारी हैं, इनको अपने पास बुला लेते हैं, भाई तुम यहाँ आ जाओ मेवाड़, और इनको वो जो पिछोला झील में जो जग मंदिर महल बने हुए हैं वहाँ पर इनको शरण देते हैं, है ना। जो पॉलिटिकल एजेंट थे, क्या नाम था, सावर्स, क्या नाम है, सावर्स, है ना। उन्होंने ये उनको बुला लेते हैं, भाई ठीक है, तो इस तरीके से उनको शरण दी गई, है ना। अब यहाँ से ये निकल कर के जो नीमच के जो सैनिक थे, यहाँ से निकल कर के ये सबसे पहले जाते हैं अपने शाहपुरा में। कहाँ पर जाते हैं, शाहपुरा। और शाहपुरा में उस समय राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह, क्या, लक्ष्मण सिंह, है ना। तो लक्ष्मण सिंह इनका बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं, है ना, इन क्रांतिकारियों का, इन सैनिकों का, और इनको रसद आपूर्ति कंप्लीट कराते हैं ना, इनको खाने पीने का सामान देते हैं। उसके बाद ये फिर आगे निकलते हैं और निम्बा हेड़ा पहुँचते हैं। निम्बा हेड़ा में पहुँच कर के ये जो देवली के सैनिक थे, है ना, देवली में थे ना, कोटा कंटिजेंट के जो सैनिक थे, वो निम्बा हेड़ा में जाकर नीमच के जो सैनिक हैं उनसे मिल जाते हैं, है ना। अब ये देवली के और नीमच के दोनों सैनिक मिल गए। फिर ये यहाँ से निकल कर के ये देवली जो छावनी है वहाँ पहुँचते हैं, देवली छावनी को ढंग से लूटते हैं, और उसके बाद ये फिर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं कि भाई अपन दिल्ली चलते हैं ना। तो ये इस तरीके से नीमच हो गया, नसीराबाद हो गया और देवली है, इन तीनों में तो इस तरीके से विद्रोह होता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कौन सा है, एरनपुरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विद्रोह होता है वो कहाँ पर होता है, एरनपुरा वाली छावनी में होता है। किस तरीके से होता है ये अपने को समझना है ना। देखो कौन सी छावनी है, एरनपुरा, कौन सी है, एरनपुरा, है ना। तो ये इस चीज़ को समझिएगा, कौन सी है, एरनपुरा। अब देखो ये जो एरनपुरा छावनी है कहाँ पर है, पाली में, है ना, कहाँ पर है, पाली में। और जोधपुर लीजियन जो सेना थी उसके लिए ये बनाया था, है ना। अब देखो जो अंग्रेज अधिकारी था, जो एजीजी की बात करें तो वो 6 महीने के लिए तो कहाँ रहता था, जो गर्मियों का मौसम था तब तो वो माउंट आबू रहता था, और जो सर्दियों के समय वो अजमेर आ जाता, क्योंकि अंग्रेज लोग थे ना, गर्मी, राजस्थान की गर्मी सहन हो क्या नहीं होती। तो 2 केंद्र बनाए थे, एक आबू में बनाया था, सिरोही में बनाया था, एक अजमेर में था। गर्मियों के टाइम आबू में रहते थे और सर्दियों के टाइम अजमेर में रहते थे। तो उस समय जब जो हमारे अपने एजीजी थे, कौन से, पैथिक लॉरेंस, उनके बेटे थे कौन, अलेक्जेंडर, क्या नाम है, अलेक्जेंडर, है ना, क्या नाम है, अलेक्जेंडर, क्या नाम है, अलेक्जेंडर। अब ये जो इसका बेटा था एजीजी का, इसको जो सैनिक होते हैं ये मार देते हैं, है ना। अब जैसे ही इसको मारा, बाद में ये जो एरनपुरा छावनी है यहाँ पर जाते हैं और सभी जो सैनिक हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, क्रांति का आह्वान कर देते हैं। अब जैसे ही ये विद्रोह का आह्वान करके इस एरनपुरा की छावनी को लूटते हैं, फिर यहाँ से ये दिल्ली चलते हैं। जैसे ही ये दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाते समय इनको एक व्यक्ति मिलता है, कौन, कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह, है ना। ये जो व्यक्ति है ना, इसका आपको व्यक्तित्व याद रखना है ना, और ये जो नाम है इसके थोड़ा इतिहास भी जानेंगे अपन। ठाकुर कुशाल सिंह, क्या नाम है, ठाकुर कुशाल सिंह। ये व्यक्ति मिला, सैनिकों ने बोला कि भाई आप हमारा नेतृत्व करो, हमको किस तरीके से आगे अब बढ़ना है। तो ठाकुर कुशाल सिंह अपना नेतृत्व संभालते हैं इन सैनिकों का। लेकिन एक्चुअली में जो ठाकुर कुशाल सिंह है इनका उपयोग अपने निजी हितों को पूर्ति करने के लिए करते हैं ना। अब कैसे करते हैं, देखो ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के सामंत हुआ करते थे ना, ठाकुर कुशाल सिंह। आहुआ का जो जोधपुर जो रियासत थी उसी के अंतर्गत आता था। उस समय जोधपुर के राजा हुआ करते थे कौन, तख्त सिंह, क्या नाम है, तख्त सिंह, है ना,
तख्त सिंह ये कहाँ के, जोधपुर के राजा हुआ करते थे। और एक अलग से जागीर थी, कौन सी, बिठोवा, कौन सी, बिठोवा, है ना। ये 3 नाम याद रखने। आहुआ के ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह। तख्त सिंह जोधपुर के राजा हुआ करते थे, और एक रियासत थी बिठोवा, है ना। अब ये जो बिठोवा जो रियासत थी, इस पर ठाकुर कुशाल सिंह अपना उत्तराधिकारी, अपनी पसंद का उत्तराधिकारी यहाँ पर नियुक्त करना चाह रहे थे, और जो तख्त सिंह है वो अपने पसंद का जो उत्तराधिकारी है वो यहाँ पर चुनना चाहते थे कि भाई मेरी पसंद का व्यक्ति यहाँ चुने। अब यही बीच इन दोनों के बीच में टसल थी। तख्त सिंह ने तो अपना उम्मीदवार चुन भी दिया था, कौन, क्या नाम था, कान्हा जी, क्या नाम है, कान जी, क्या नाम है, कान जी, है ना, क्या नाम है, कान जी, है ना। ये व्यक्ति थे किन की तरफ से, तख्त सिंह की तरफ से, कि भाई इसे बिठोबा का सामंत बनाया जाए। लेकिन जो ठाकुर कुशाल सिंह होते हैं ये इस कान जी को मार देते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। अब जैसे ही इसकी हत्या कर दी तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट बढ़ गया। अब डिस्प्यूट, अब ये तो ठहरे महाराजा, सेना वगैरह प्रॉपर ढंग से थी, अच्छी थी, लेकिन ठाकुर कुशाल सिंह एक छोटी सी जागीर के सामंत थे, तो इनके पास इतनी सेना नहीं। अब ये जो सेना थी जो एरनपुरा से निकल कर गई थी, वो इसका पूरे तरीके से अपने कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं उन पर, मतलब एक तरीके से उनका नेतृत्व करते हैं, और उन सैनिकों का उपयोग अपने हितों की पूर्ति करने के लिए, से महाराजा तख्त सिंह से बदला लेने के लिए काम में लेते हैं। अब इसमें 3 युद्ध होते हैं, जो तीनों युद्ध आपको याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए, है ना। थोड़ा तारीख भी लिख लीजिए इसकी, है ना। देखो 3 युद्ध होते हैं, कौन से, बिठोबा का युद्ध, कौन सा, बिठोबा का युद्ध, कौन सा होता है, एक तो बिठोबा का युद्ध होता है, एक होता है चेलावास का युद्ध, कौन सा, चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध, और एक होता है आहुआ का युद्ध, कौन सा, आहुआ का युद्ध, है ना। देखो बिठोबा का जो युद्ध होता है ये 7 सितंबर 1857 को होता है। चेलावास का युद्ध 17 सितंबर 10 दिन बाद होता है, और आहुआ का जो युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को होता है ना, 1858 को होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये पाली में, है ना। देखो बिठोबा की यदि बात करें अपन, तो बिठोबा में 7 सितंबर 1857 को युद्ध होता है। इसमें एक तरफ तो थे ठाकुर कुशाल सिंह, कौन थे, ठाकुर कुशाल सिंह वर्सेस दूसरी तरफ थे एक तो अंग्रेज अधिकारी था, कौन सा, हितकोट, क्या नाम है, हितकोट, क्या नाम है, हितकोट, एक तो हितकोट था। साथ में उसके जो महाराजा थे तख्त सिंह, उनके सेनापति हुआ करते थे कुशल राज सिंधवी, क्या नाम है, कुशल राज सिंधवी, क्या नाम है, कुशल राज सिंधवी, है ना, कुशल राज सिंधवी, ये वहाँ के सेनापति हुआ करते थे जोधपुर के। तो ये दोनों एक तरफ थे। हितकोट लगभग 10,000 सैनिक लेके आया था, लेकिन इसमें ठाकुर कुशाल सिंह जीत जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, इस युद्ध को जीत जाते हैं। उसके बाद चेलावास का युद्ध होता है 17 तारीख को, 10 दिन बाद। इसमें एक तरफ ठाकुर कुशाल सिंह थे और दूसरी तरफ एजीजी कौन थे, एजीजी थे अपने पैथिक लॉरेंस, और एक अपने क्या थे, अपने जो जोधपुर के पीए हुआ करते थे ना, पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, कौन, मैक मोशन, क्या नाम है, मैक मोशन, है ना। तो ये 2 व्यक्ति थे एक तरफ, और एक तरफ थे ठाकुर कुशाल सिंह। इस युद्ध को भी ठाकुर कुशाल सिंह जीत जाते हैं, और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, ये जो मैक मोशन है ना, इसकी ये हत्या कर देते हैं, इसकी गर्दन काट करके आहुआ के किले पर टांग देते हैं ना। तो एक तरीके से सिम्बॉलिक दे दिया कि जो हमारे साथ गलत करेगा उसके साथ ये हासिल होगा। चेलावास के युद्ध को एक दूसरे नाम से जानते हैं, गोरे काले के युद्ध के नाम से, है गोरे काले का युद्ध, कौन सा, गोरे काले का युद्ध, है ना। तो ये चीज़ यहाँ याद रखें। देखो आहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858 का होता है। एक तरफ थे ठाकुर कुशाल सिंह और दूसरी तरफ थे, एक थे होम्स, है ना, क्या, कर्नल होम्स थे एक तरफ, है ना, और एक हंसराज जोशी, 2 व्यक्ति थे। अब इसमें जो ठाकुर कुशाल सिंह है उनको लग गया कि अपन हारने वाले हैं इस युद्ध को, है ना। अब जैसे ही वो हारे तो 3 दिन बाद वो अपने जो छोटे भाई थे पृथ्वी सिंह जी, उनको ये युद्ध की कमान सौंप के चले जाते हैं कि भाई अब तू संभालना है इसको, है ना। और ये जो युद्ध था इसको होम्स जीत जाता है, अंग्रेज अधिकारी जीत जाते हैं, और पूरे तरीके से जो आहुआ का किला है उस पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं, है ना। अब जो ठाकुर कुशाल सिंह हैं वो जगह जगह शरण के लिए भटकते हैं। वो सलुम्बर भी गए, उदयपुर भी गए, चित्तौड़गढ़ भी गए, वहाँ उनको शरण दी गई। लेकिन बाद में 1860 में जाके वो नीमच की छावनी में जाके सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर दिया। अब आत्मसमर्पण कर दिया तो उन पर एक कमीशन बैठाया, कौन सा, टेलर कमीशन है। ये कमीशन आप याद रखें, कौन सा, टेलर कमीशन है, टेलर कमीशन बैठाया। और ये टेलर कमीशन जब बैठाया तो भाई इससे पूछा कि ये जो ठाकुर कुशाल सिंह ने किया ये सही किया या गलत। अब इसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कहा कि देखो ये जो ठाकुर कुशाल सिंह है इसका अंग्रेज़ों से कोई वैर नहीं था, है ना, इसका अंग्रेज़ों से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसकी दुश्मनी थी तख्त सिंह से, महाराजा तख्त सिंह से, जो जोधपुर के थे। दरअसल इसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सैनिकों का उपयोग किया, अंग्रेज़ों के साथ इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, अंग्रेज बीच में आए इसलिए अंग्रेज़ों से युद्ध हुए इनके, है ना। तो एक तरीके से पूरा तरीके से ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो ठाकुर कुशाल सिंह है वो एक तरीके से निर्दोष है, तो उन्हें बाद में बरी कर दिया गया। तो इस तरीके से जो एरनपुरा की जो छावनी है वहाँ पर विद्रोह चलता है ना, जो वहाँ के सैनिक हैं उनका उपयोग किया गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए।
अब देखो इसके साथ साथ छावनियों में तो युद्ध होते ही हैं, छावनियों में तो क्रांतियाँ हुई थी, लेकिन कोटा में भी क्रांति हुई, भरतपुर में भी क्रांति हुई, धौलपुर में भी क्रांति हुई, है ना, उनके टोंक में भी क्रांति हुई। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी है ना। थोड़ा कोटा का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, वो चीज़ अपने को समझनी है। तो कोटा की क्रांति कौन सी, कोटा की क्रांति है ना, कोटा की क्रांति, इसके बारे में, कोटा की क्रांति। अब देखो कोटा की क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को स्टार्ट होती है। अब देखो इसमें हुआ क्या, उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे कौन, राम सिंह सेकंड। क्या नाम है, राम सिंह सेकंड। क्या नाम है, राम सिंह सेकंड। उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे। और यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, है ना, पॉलिटिकल एजेंट थे, पॉलिटिकल एजेंट का क्या नाम था, मेजर बर्टन। क्या नाम है, मेजर बर्टन। क्या नाम है, मेजर बर्टन, है ना। तो पॉलिटिकल एजेंट थे वहाँ के मेजर बर्टन, और राम सिंह सेकंड वहाँ के राजा हुआ करते थे। अब देखो ये जो मेजर बर्टन है, इसने क्या है कि राम सिंह सेकंड से बोला कि भाई तुम्हारे जो रियासत में जितने भी अंग्रेज विरोधी कार्यकर्ता हैं, जितने भी अंग्रेजी विरोधी कार्य काम कर रहे हैं, बोला कि इनको क्या साइडलाइन किया जाए, इनको सज़ा दी जाए। अब इस चीज़ के विद्रोह में कौन, पूरी जनता आ गई, है ना। अब देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई अंग्रेज सैनिक हैं वो ये विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जनता ने विद्रोह किया। अब इस चीज़ के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। देखो एक केवल सैनिक ही सैनिक विद्रोह करें, एक सैनिकों के साथ में जनता भी मिल जाए, किसान भी मिल जाए, मजदूर भी मिल जाए, बच्चे भी मिल जाए, बुजुर्ग भी मिल जाए, महिला भी मिल जाए, तो कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर हमारे सामने आई। और उस समय जब विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर को, जो मेजर बर्टन है ना, इसकी तो हत्या कर दी, है ना। इसकी गर्दन काट करके पूरे कोटा में घुमाई गई थी, है ना, मेजर बर्टन। इसके 2 बेटे थे, कौन थे, एक तो था आर्थर। क्या नाम है, आर्थर। और एक था फ्रैंक। क्या नाम है, फ्रैंक और आर्थर। इनको भी मारा गया। एक चिकित्सक था, कौन सा, सैडलर। क्या नाम है, सैडलर, है ना, इसको भी मारा गया। तो ये 4-5 अधिकारियों की मौत के घाट उनको उतारा गया, है ना, कोटा की क्रांति में। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। अब उसके बाद क्या है, जो क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारियों में देखो जो लीड कर रहा था क्रांतिकारियों को, कौन कौन नाम थे। एक तो था जयदयाल। क्या नाम है, जयदयाल। क्या नाम है, जयदयाल, है ना। एक तो ये नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक है मेहराब खां। क्या है, मेहराब खां। अब देखो ये जो जयदयाल है, दरअसल ये बिलोंग तो मथुरा से करते थे, ना, कहाँ से, मथुरा से बिलोंग करते थे, लेकिन कोटा की क्रांति में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मेहराब खां बिलोंग तो करौली से करते थे, लेकिन कोटा की क्रांति में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण। दोनों नाम आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक तो जयदयाल हो गए, मेहराब खां, ये विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे, और एक तरफ अंग्रेज थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो इनको मार देते हैं, यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे, जितने भी 5 प्रमुख अधिकारी थे, उनको मार दिया। अब इन जो क्रांतिकारी थे, विद्रोही थे, इनकी कुछ डिमांडें थी। जो महाराजा थे राम सिंह सेकंड, इनको तो कोटा के किले में ही इनको नज़रबंद कर दिया कि तू तो कहीं जाएगा ही नहीं। अब इनसे कुछ डिमांड की गई, है ना, और इनके बीच में, कि राजा के बीच में और विद्रोहियों के बीच में आपस में इनको समझौता कराने के लिए एक कोटा के मथुराधीश मंदिर है। कौन सा, मथुराधीश। मथुराधीश, क्या नाम है, मथुराधीश मंदिर है। और उसके महंत हुआ करते थे, पुजारी हुआ करते थे, कौन से, क्या नाम है, कन्हैया लाल गोस्वामी। क्या नाम है, कन्हैया लाल गोस्वामी। क्या नाम है, कन्हैया लाल गोस्वामी। कन्हैया लाल गोस्वामी, है ना। तो ये वहाँ के महंत पुजारी हुआ करते थे। इन्होंने विद्रोहियों के बीच और राजा के बीच में समझौता करवाया। और उस समझौते के दौरान क्या हुआ कि इनकी प्रमुख डिमांडें थी, जिसमें 2 प्रमुख डिमांडें थी। पहली क्या थी, पहली थी, विद्रोही ने कहा कि भाई ये जो हमने अंग्रेज अधिकारी मारा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, किसकी होगी, राजा की होगी। क्यों भाई, राजा की, क्योंकि भाई इसकी वजह से मारा, हमने नहीं मारा। विद्रोहियों का कहना था भाई हमने नहीं मारा, इसकी वजह से मारा, है ना। तो एक तो पहली जिम्मेदारी ये राजा की, भाई राजा जिम्मेदारी ले इसको जो मारा है। नंबर दूसरा, कोटा का प्रशासक किसको बनाया जाए, जयदयाल को बनाया जाए, है ना। तो ये दोनों डिमांड मान ली गई। बाद में करौली के राजा आते हैं, विद्रोहियों को हटाते हैं, और फिर जो ये हुआ था कि भाई कोटा के जो राजा थे, जो नज़रबंद किए हुए थे, उनको यहाँ से मुक्त कराते हैं। बाद में एक और यहाँ पर, है ना, एक अंग्रेज अधिकारी आता है ना, अंग्रेज अधिकारी, क्या नाम है, रॉबर्ट। क्या नाम है, रॉबर्ट। क्या नाम है, रॉबर्ट, है ना। तो ये अंग्रेज अधिकारी था। इस अंग्रेज अधिकारी ये आया, फिर यहाँ पर क्या है कि इसने युद्ध लड़े, जो विद्रोही थे उनसे किले को मुक्त करवाया, है ना। और लगभग ये समझो 5.5-6 महीने, 5.5-6 महीने, लगभग 30 मार्च को ये कोटा को पूरे नियंत्रण में ले लेता है। तो लगभग 5.5-6 महीने तक जो विद्रोही थे उन्होंने कोटा पर अधिकार करके रखा था, है ना। तो ये,
और देखो जब कोटा पर अधिकार कर लिया तो जयदयाल को भी पकड़ लिया, मेहराब खां को पकड़ लिया, दोनों को फांसी दी गई। देखो मेहराब खां के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि 1857 की क्रांति में एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति था जिसको फांसी दी गई थी। कौन है? मेहराब खां। कौन है? मेहराब खां, है ना। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। उसके बाद देखो कोटा टोंक में भी क्रांतियाँ होती हैं, है ना। टोंक में भी क्रांति हुई। उसके बाद धौलपुर में देखें, धौलपुर में क्रांति होती है। धौलपुर में तो ऐसा था कि वहाँ जो टुकड़ी आई हुई थी, वहाँ जो सेना की टुकड़ी आई हुई थी वो कहाँ की? ग्वालियर की आई हुई थी। और जब ग्वालियर की जो टुकड़ी थी उसने विद्रोह कर दिया तो उसको दबाने के लिए, उस विद्रोह को दबाने के लिए भी पटियाला से सेना बुलाई थी। तो यानी कि धौलपुर तो एक ऐसी रियासत थी जहाँ पर विद्रोह करने वाले ही बाहर के थे और उसको जो विद्रोह को दबाने के लिए आए थे वो भी बाहर के थे, है ना। अब भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में जो गुर्जर और मेव जाति थी उन्होंने विद्रोह किया। तो वहाँ तो क्या है कि जो मॉरिसन जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे उनको तो पहले भगा दिया था, भाई तू चला जा, नहीं तेरे को भी मार देंगे, ठिकाने लगा देंगे, है ना। इस तरीके से जयपुर में है ना, जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, कौन? ईडर, है ना। तो उनको तो क्या है बहुत ही सेफली उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बना ली थी। राजा को पहले बोल दिया कि भाई ये जो व्यक्ति ना विद्रोह कर सकते हैं, इनको पहले ही गिरफ्तार कर लो। तो जयपुर में तो एक्चुअल में हुई नहीं थी, है ना। और राजा हुआ करते थे बीकानेर के सरदार सिंह, वो तो उन्होंने तो वे तो ये समझो एक तरीके से अंग्रेजों के भक्त बन गए। उन्होंने अपने यहाँ तो 1857 क्रांति का जो विद्रोह था उसको ख़त्म तो किया, साथ साथ में हरियाणा भी गए, हिसार में पहुँच गए, पंजाब में पहुँच गए विद्रोह को दबाने के लिए, है ना। तो एक्चुअली बात ये है कि अपने ही कुछ सांप के सपोले थे जो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया किसानों को, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया सैनिकों को, है ना। तो ओवरऑल ये प्रमुख फैक्ट थे ना जो आपको याद करने, सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं 1857 क्रांति से संबंधित। तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।